चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम इसमें यहाँ पहुँचे हुए थे कि अगर हम ये देखें कि फैमिली, कास्ट, ट्राइब लोगों के विचारों को, उनके सोसाइटी में क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किन किन रिसोर्सेज पे उनका एक्सेस है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी प्रोग्रेस का स्टैंडर्ड किन किन पैरामीटर्स पर निर्धारित है, इन चीज़ों को यदि फैमिली, कास्ट और ट्राइब सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में कंट्रोल कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं, तो ठीक इसी तरह से मार्केट भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करती है। मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमी के उन लॉज और उन प्रिंसिपल्स पे ही नहीं काम करता जिसके तहत केवल यही निर्धारित होता है कि भाई कीमत कितनी रखनी है किसी प्रोडक्ट की, कोई सेविंग क्यों करता है या इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट हो तो किस तरह के आउटकम होंगे। अर्थव्यवस्था के कुछ यही बड़े सिद्धांत हैं, फैक्टर हैं। लेकिन इकोनॉमी को अगर हम एक बड़ी मार्केट मान के चलें तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें काम नहीं करती। वो मार्केट जहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, वो कंट्री या वो जो रीजन है, वहाँ की सोसाइटी और पॉलिटी बहुत मैटर करती है उस मार्केट की ऑर्गेनाइजेशन में। मार्केट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये देखना पड़ता है। और ये देखा जाएगा कि वहाँ पे उस मार्केट में एंगेज होने वाले लोग किस समाज से आ रहे हैं, उस समाज की व्यवस्था कैसी है। समाज जाति पे आधारित चलता है, जातियों का बहुत महत्व है समाज में। प्रत्येक जन को नियंत्रण करने के माध्यम से जातियाँ अपने बीच अंतर करती हैं। कोई जातियाँ उच्च हैं, कोई जातियाँ नीचे भी हैं। क्या इस आधार पर रिसोर्सेज पे एक्सेस डिफरेंट है सबका, प्रिविलेजेस अलग अलग हैं सबके, लाभ और हानि की परिस्थिति बनती है अलग अलग जाति होने से, ये सब सीखना पड़ता है। और यही नहीं, बाज़ार में कौन किस तरह के प्रोडक्ट बेचेगा और किसके व्यापारी के साथ कैसे संबंध बनेंगे और किसको क्या पोजीशन मिलेगी बाज़ार में अपना ठेला लगाने के लिए, दुकान लगाने के लिए, ये भी डिपेंड करता है कि वो उस समाज में किस स्थान पे आता है, जिस सामाजिक क्षेत्र में वो मंडी लगी है, वो मार्केट लगी है। हमने ट्राइब के उदाहरण से तो इसे समझ ही लिया था। हम इसे अब इस तरह से समझने की प्रयास कर रहे थे कि भाई अंग्रेज़ों के समय के पहले अगर और अंग्रेज़ों के समय के दौरान अगर हम भारत में बाज़ारों को देखें तो क्या एक सिस्टम ऑफ मनी एग्जिस्ट करता था? अगर करता था तो उसने इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी में कितने चेंजेस इंड्यूस किए, वो चेंजेस किस तरह के होते हैं, और ये सिस्टम ऑफ मनी इकोनॉमी को रेगुलेट और कंट्रोल कौन कर रहा था और किस बेस पे कर रहा था। जब हमने इस चीज़ को समझा तो हम यहाँ पहुँचे, इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि एक सिस्टम ऑफ बैंकिंग था, लेकिन उस बैंकिंग सिस्टम को हम आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की तरह नहीं देख सकते। वो किसी सॉवरेन गारंटी से बैक्ड नहीं था। वो किन्हीं इस्टेब्लिश्ड रूल रेगुलेशंस, जो रूल रेगुलेशंस सेकुलर रूल रेगुलेशंस हों, वैसा नहीं था। वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा था और उस ट्रस्ट का कारण था ख़ास तरह की जातियाँ। उन जातियों से बिलोंग करने वाले वो सभी जन जिन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली, और वही कम्युनिटी के बीच में वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो पाती थी, क्योंकि उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के पीछे जो फैक्टर ऑफ अश्योरेंस था वो एक ट्रस्ट से आता था, और ट्रस्ट का कारण जाति था, क्योंकि वो सभी एक जाति से थे। इस वजह से इस बैंकिंग सिस्टम पर उनका कंट्रोल रहा। तो हमने देखा कि एक कास्ट बेस्ड सिस्टम है जो मार्केट को, नेटवर्क ट्रेडिंग नेटवर्क्स को और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। हमने नत्थु कोत्ताई चेतियारों के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि बात इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं है। वैसे भी अगर हम देखें तो जो मार्केट्स हैं वो सोशली ऑर्गेनाइज्ड थी। वो क्यों? क्योंकि जो
ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो पर्टिकुलर वर्ण ग्रुप से ही आती हैं और वो वर्ण ग्रुप वैश्य था। ये इस बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत था कि बाजार केवल अर्थव्यवस्था के सिद्धांत नियम कानूनों से ही संगठित नहीं था, वो सामाजिक नियमों से भी स्थापित था, संगठित था, यानी कि इस्टेब्लिश था और ऑर्गेनाइज्ड था, रेगुलेटेड था, जिसका कारण हमने समझ लिया कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ एक पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था के तहत, एक पर्टिकुलर वर्ण स्टेटस के तहत आती थीं और वो वर्ण स्टेटस वैश्य स्टेटस था। हमने ये भी समझा कि वैश्य कोई एक आइडेंटिटी नहीं थी, वो एक स्टेटस था। आप व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी में है तो आपको वो स्टेटस अकॉर्ड होता है। बहुतों ने व्यापार वाणिज्य करके, ट्रेड एंड कॉमर्स करके वो स्टेटस प्राप्त करना भी चाहा। इसे नीचे से ऊपर आने का एक तरीका भी समझ सकते थे समाज में। तो अर्थव्यवस्था केवल अर्थव्यवस्था कहाँ हुई? मंडी केवल मंडी कैसे हुई? मार्केट कैसे मार्केट हुई? आप लिटरली ट्रेड एंड कॉमर्स करने लगे और जैसे ही आप ये करने लगे आपका स्टेटस चेंज हो सकता है। आप सपोज कीजिए कि नंबर 2 पर हैं या नंबर 4 पर हैं और वैश्य नंबर 3 का स्टेटस है, आप 4 से 3 पे आ सकते हैं समाज में, या आप 2 से खिसक के भी 3 पे आ सकते हैं समाज में। तो जब आप इस स्टेटस 2 पे थे या स्टेटस 4 पे थे तो उनसे जुड़े हुए प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, एक्सेस टू द पावर, ये सारी चीज़ें इस स्टेटस के साथ ही, यानी कि आपका सोशल स्टेटस इस बात पे निर्भर था कि आपकी पोजीशनिंग क्या है वर्ण व्यवस्था में। आपने वर्ण व्यवस्था की पोजीशन को तो नहीं छेड़ा था, आपने तो ट्रेड एंड कॉमर्स किया था। आपने ट्रेड एंड कॉमर्स किया और इसकी वजह से आपकी वर्ण व्यवस्था के अंदर पोजीशन चेंज हो गई और अब आपको एक नया स्टेटस मिल गया, वो दैट इज़ द वैश्य स्टेटस। और वो नया स्टेटस मिलते ही कवलजीत समाज में आपके प्रिविलेजेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो गए। तो कर आप कार्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रहे हैं, कर आप कार्य इकोनॉमी और मार्केट में रहे हैं, परिवर्तन आपके सामाजिक स्तर में आ रहा है, सामाजिक स्तर में भी परिवर्तन आपकी पोजीशन पे आ रहा है, सोशल स्टेटस। तो ट्रेड एंड कॉमर्स एक आधार बन रहा है आपकी मोबिलाइजेशन का। आप अपवर्ड मोबिलाइज हो सकते हैं और राजपूत उस रूप में व्यापार वाणिज्य में नहीं एंगेज हो पा रहा क्योंकि उसे भय है कि कहीं वो डाउनवर्ड मोबिलाइज ना हो जाए। और ब्राह्मण को कितने लंबे समय तक इसकी अनुमति ही नहीं मिली कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर भी सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, नहीं, बाद में जाकर के ऐसी गतिविधियां शुरू हुई उनके बीच। तो कुल मिलाकर के आपका ऑक्यूपेशन आपके कास्ट सिस्टम से जुड़ा था, यानी कि कास्ट सिस्टम प्लस उससे जुड़ी कास्ट प्रैक्टिसेस, और दो कास्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे ऑक्यूपेशन मानी गई हैं। पर्टिकुलर कास्ट से जुड़े पर्टिकुलर कास्ट प्रैक्टिसेस ही कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस। और कास्ट सिस्टम का जन्म यहाँ पर भारत में वर्ण व्यवस्था से हो रहा है, वर्ण से ही जाति व्यवस्था आ रही है। वर्ण यदि भारत के स्तर पर देखी जाने वाली चीज़ है तो जाति वहीं लोकल मैनर में देखे जाने वाली चीज़ है। तो वर्ण व्यवस्था में यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्ण व्यवस्था है, इसी से जाति व्यवस्था जन्म ले रही है, इसी जाति व्यवस्था से आपके ऑक्यूपेशन जन्म ले रहे हैं। तो ऑक्यूपेशन तो मार्केट सिस्टम है, इकोनॉमी है, पर इसका बेस तो सामाजिक है, जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। पहले इससे ऑक्यूपेशन मिला और फिर आपने ऑक्यूपेशन करके इसको चेंज भी किया, क्योंकि डर यही था ना कि ऑक्यूपेशन ना बदलने दें इनको। क्या डर था कि ऑक्यूपेशन कहीं बदल लिया तो वर्ण व्यवस्था में इनका स्थान भी बदल जाएगा। जिस समय में ये अलाउ हुआ उस समय में बदला, तो ये मोबिलाइजेशन का एक आधार बना। तो देखिए, जा तो आप मार्केट वाइज रहे हैं, जा तो आप इकोनॉमी वाइज रहे हैं, चेंज आपकी सोशल पोजीशन हो रही है।
तो कैसे अलग करके देख लूँ फिर मैं बाज़ारों को समाज से, राजनीति से? सभी आपस में जुड़े हुए हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड, खासतौर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसका निष्कर्ष हम निकाल रहे थे, इसी को हम पढ़ रहे थे। आगे बढ़ना है अब हमको। एक प्रश्न ये आता है समरीन, एक क्वेश्चन देखो, एक बात समझना, कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी के शब्द प्रयोग हुए हैं लेक्चर में, लेकिन अगर ध्यान से सुने, मैं उनके बराबर इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर देता हूँ। 2 लाइन बात करूँ या 2 लाइन पहले, पर मैं कर देता हूँ। ओके, जैसे अभी कर दिया क्वेश्चन, प्रश्न का। लेकिन बात वही है, आस्था। आस्था होगी तो समझ में आएगा, लेकिन अगर कौतूहल मचा लोगे अंदर, पहली ही 4 हिंदी की लाइनें सुन के कौतूहल मचा लोगे, फिर अगली 3 लाइनों में उसका इंग्लिश अनुवाद भी है, सुन नहीं पाओगे, क्योंकि कौतूहल से ग्रसित दिमाग समझ नहीं पा। उछलते हुए बैल पे कोई बैठ नहीं सकता, पछंडे मारदा फिर, समझ आई? जितना पछंडे मार दी घोड़ी, टिके टिक के ऊँट की तरह बैठो और फिर उठो, दैट इज़ द सिस्टम। तो आज हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई कमल, सवाल ये तो आना ही चाहिए कमल, कि जब हमने देखा कि चाहे कास्ट कम्युनिटी बेस्ड ही सही, ट्रेडिंग नेटवर्क्स, मार्केट और बैंकिंग सिस्टम था, तो मेरे बच्चे एक भावना उत्पन्न हो तो रही है कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म था तो एक तर्क ये भी आता है कि भारत में वो सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट फेज जो ब्रिटिशर्स के वाया या फिर कॉलोनियल पीरियड के समय में आरंभ हुआ, उससे पहले एक प्राचीन कैपिटलिस्ट विंग और फेज भारत में था। दिख नहीं रहा, दिखाया तो था। वो क्या कर रहे हैं? मनी लेंडर की तरह पैसा ब्याज पे चढ़ा रहे हैं, पैसा निवेश कर रहे हैं। उनका ध्येय क्या है, यानी कि उनका बेस क्या है, यहाँ पर उनका फोकस किस बात पे है? प्रॉफिट मोबिलाइजेशन, सरप्लस इकोनॉमी। बेटा, जब मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, कैसे बदल दिया था मैंने वो विलेज इकोनॉमी को एक हसल बसल वाली पूरे के पूरे बाजार में, चकाचौंध वाले बाजार में बदला था ना। जो बदला था उसे अच्छे से पढ़ना, पढ़ते हुए कभी भी बदला ना लिया करो, जैसे बार बार पिछला याद कर करके, और वो भूल रहा है और फिर बदला ले रहे हैं खुद से, पिनेंस। ऐसे नहीं, बस जो बदला है उस बदलाव को समझो, सरल रहो। ओके कमल, सरलता में ही जीवन है बेटा। अब यह अब यहाँ पर कहानी आई बेटा। कहानी क्या आई शिवानी? बेटा लेक्चर ऐसे लेना है जैसे स्टूडेंट, सत्संगी नहीं बनना। यहाँ कई बार हम सत्संगी हो जाते हैं, सराबोर में डूब जाते हैं, कहते हैं जो हुआ बस ब्रह्म प्रकाश था। ऐसा भी नहीं। प्रश्न ये है बेटा कि सरप्लस इकोनॉमी, प्रॉफिट्स, वर्कर को ऑर्गेनाइज किया, उसकी लेबर ली, उसकी लेबर परचेज की। वो कैसे? कोल्लू का बैल चला के 5 चक्के घुमाए मटके, और धीरे 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 कैसे सैनिटरी प्रोडक्ट, सेरामिक इंडस्ट्री, नए नए लोगों को काम पे लगाया, वर्कर की लेबर ले ली, और उस लेबर से जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ, वर्कर ने तो लेबर दी, उसको सिर्फ वेच दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो पूरी वैल्यू आई वो उसने रख ली जिसने उस प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया। ये कैपिटलिज्म नहीं है तो क्या है फिर? एक ऐसा दौर कैपिटलिज्म का भारत ने देखा है पहले भी, ऐसी मनी इकोनॉमी भारत में रही है, ऐसा सिस्टम ऑफ बैंकिंग भारत में रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स रहा है। तर्क यहाँ दिया गया कि क्या उसे आप मॉडर्न कैपिटलिज्म ड्रिवन बैंकिंग सिस्टम मान सकते हो? अगर वो एक एंशियंट कैपिटल बैंकिंग सिस्टम था भी, क्या उसे मॉडर्न कैपिटलिज्म ड्रिवन बैंकिंग सिस्टम मान सकते हो? ये सवाल है। तो सवाल ये है तो जवाब ये है कि नहीं मान सकते। उसका जवाब ये है कि नहीं इसलिए मान सकते हैं क्योंकि पहले के समय में बैंकिंग के जो डिसीजंस हैं, बैंकिंग सेक्टर के जो डिसीजंस हैं, डिसीजंस का आधार क्या है?
डिसीजन का आधार है कि जब वो मुझसे लोन लेने आया, आधार क्या है कि तुम्हारा डिसेंट क्या है, डिसेंट किधर से आए हो, ट्री दिखाओ अपना। आज जब लोन लेने जाते हो तो डिसेंट पूछा जाता है, पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई, एफडी उफडी है कोई, पे इंटरेस्ट लोन पे बैक करने की कैपेसिटी बताओ। डिसेंट तो नहीं। चलो डिसेंट के माध्यम से पहले लोन, डिसीजन मेकिंग किस आधार पे हो रही, डिसेंट, लोन देना कि नहीं। आज ऐसा होता है, ये अंतर है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का। दूसरा कारण, पैसा देने का आधार इस बात पर विकसित हो रहा है कि जहां जहां जो जो जिस स्तर पर भी बैठा है उन सब ने कितना का पैसा एक्यूमुलेट कर लिया है, कितना का हमारे पास है। इस आधार पर यह निर्भर कर रहा है कि भाई किसी को लेंडिंग करनी है या नहीं करनी है, किसी को हुंडी इशू करनी है कि नहीं करनी है। पर आज ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं। बैंक आपको कभी भी लोन देने के पहले आज दिन तक बताओ आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई, पर ये सुना होगा बैंक ने कहा इतना तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। बैंक में ख़त्म हुआ, आपको 5 लाख लोन चाहिए, ख़त्म, सारे बैंकों में हमने पता कर लिया। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, वो किसी से लोन ले लेगा, वो बैंक आगे किसी से पैसा ले लेगा। समझ आई बात? लेकिन आपको तो एट एनी कॉस्ट वो देगा ही देगा। इसका मतलब ये एक शेयर्ड पूल ऑफ मनी सिस्टम जैसा नहीं है, ये एक सिस्टम ऑफ स्टेट है, एक देश है, एक स्टेट है जिसके तहत एक सृजन है संपत्ति का, और उस संपत्ति का भाव प्रत्येक जन तक निरंतर ही चलता रहेगा। ये इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा है कि भाई किस पर्सन के पास कितना पैसा पड़ा है, किसके पास कितना पड़ा है। जैसे आज व्यापारी तय करते हैं, फ़ोन लगाओ पेमेंट चाहिए, फ़ोन लगाते हैं, 4 लोगों के पास कितना पड़ा हुआ है भाई, तेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है, लाख, 1.5 रुपया, 2 कर दूंगा, 50, कहते चल, उसको सामने वाला आया है 20 लाख की मांग लेके, कहते 4.5 चक, चल निकल। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये मॉडर्न सिस्टम पुराने सिस्टम से इस बात पर अलग है। मॉडर्न सिस्टम इस बात पर अलग है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग फॉर्मेट, प्रोटोकॉल, रूल रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस के तहत होती है। फंडामेंटल्स बनाए गए हैं कि किन के आधार पर हमें लैंडिंग करनी है, किधर नहीं। लेकिन उस समय में मैरिटल रिलेशंस हैं कि नहीं है, जाति है कि नहीं है, बिजनेस टेरिटरी आपकी क्या है, रेजिडेंस का प्लेस क्या है, हमारे क्षेत्र के हो, हमारे व्यापारिक क्षेत्र के हो। तो ये सवाल पहले होते थे, अरे अपने इलाके का है यार। आज ये लाइनें सुनते हो, बैंक वाले आपको लोन इसलिए दे रहे हैं, अरे मैनेजर कह रहा है अरे मेरे इलाके के हो इसलिए दे रहा हूँ, वरना जितना एनपीए तुम कर चुके हो अब तक देता नहीं। कभी सुना आपने आप ऐसे कॉन्फिडेंस से करें, अरे मैनेजर हमारे इलाके का है दे देगा। मैनेजर आपके इलाके का है तो चाय पिला देगा ज़्यादा से ज़्यादा, या आपको सीधे मिल लेगा कि सीधे मेरे ऑफिस में आ जाना। ऐसे ही बहुत बड़ा फेवर वो क्या कहते हैं, सीधे मेरे ऑफिस में आ जाना। लेकिन जैसे ही कहते हैं लोन तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये चेकलिस्ट है सारे डॉक्यूमेंट्स की, है ना, ये सारे लगा दो, 2 दिन में लोन करा दूंगा। क्योंकि 2 ही दिन में होता है एनुअली लोन होता 2 ही दिन में, 48 घंटे, वो अभी 2 घंटे में भी होने लगा। कागज पत्तर दे दो। जैसे ही आपने कहा यार लोन होम लेना तो होम लोन है, लेकिन ऐसा कर गिरवी हमारे बैल रख ले तू, तो वो कहेगा भाई मेरे लाइन में लगने नहीं दिया ना तेरे को, चाय भी दी, 2 घंटे में 2 दिन में लोन कराने के वादा दे रहा हूँ, बेटे इतनी ही है मेरी बस, तू मेरे इलाके का इतना ही कर सकता हूँ, आगे नियम है, बैल रख के घर लोन दे दूँ तेरे को, दिमाग ठीक है तेरा, बैल तेरे कल को मर जाए, है ना, और भाग जाए किसी पीछे, फिर मैं किधर बैठा रहूँगा। तो वो समझा रहे नहीं नहीं भाई, लेकिन पहले नियम लेने का आधार इलाका, किस कुल, किस मर्यादा, किस जाति, किस क्षेत्र, किस व्यापारिक क्षेत्र या किस कल्ट के मेंबर हो, सिद्ध कर दो। अगर अफिनिटी है हमारी तुमसे, दे देंगे यार, ले जाओ। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्शियलिटी। आप इतनों के साथ इम्पार्शियल नहीं रह सकते हैं, आप सिर्फ कुछ को फेवर देते हैं, सिस्टम ऑफ फेवरेटिज्म। वो बैंकिंग सिस्टम अलग है। और आज जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को सरकारी बैंकों से लोन ईजिली मिल जाता है, कितना हो अल्लाह मिलता है कि फेवरेटिज्म क्यों,
जब हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑटोनॉमस है तो ये फेवर सिस्टम क्यों? तो दोज इंस्टीट्यूशंस वर नॉट ऑटोनॉमस इन दैट सेंस, दे वर अंडर द प्रेशर ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रेजिडेंस, मैरिज सिस्टम, कल्ट, मेंबरशिप कल्ट, मैनी थिंग्स। आज का बैंकिंग सिस्टम इससे परे है। तो वो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम और वो दैट ओल्ड कम्युनिटी कास्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम, दे आर डिफरेंट। यस, some sense of capitalism was there and ultimate sense of capitalism is there। कुछ sense of capitalism उसमें था, लेकिन ये capitalism अलग है, ये modern sense में different हो जाता है। ओके, इसमें decision making का कारण merit है। merit, आप में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने की कैपेसिटी है, आपके प्रोजेक्ट को लोन मिलेगा। इस आधार पर नहीं कि जाति, क्षेत्र, पंथ से आ रहे हो, नहीं, इस आधार पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भी विजय माल्या ने एनपीए किया और अब उसी के कुल गोत्र के लोग उसको फिर से लोन दे दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो पहले के से ये इस बात पर अलग है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पता होने चाहिए। कैसे, कितने सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, इस ये करके इसमें अंतर ले आए, मार्केट और इकोनॉमी करके अपना सोशल मोबिलाइजेशन। पुराने समय में भी एक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म प्रतीत हो रहा है, हाँ यस हो रहा है, फिर कंफ्यूज कर जाएंगे, बहस, अरे ये क्या बात करते हो, मॉडर्न कैपिटलिज्म अंग्रेजों के आने से, हमारा इतना विस्तृत कैपिटलिज्म सिस्टम था, हमारी एक से एक उद्योग धंधे, हमारा एक से एक बाजार तंत्र, हमारे एक से एक निवेशक, बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी पहले दिन से बहुत स्ट्रांग थी, अंग्रेजों के आने से पहले हमारी कैपिटलिज्म था। फिर बहस चालू होगी। बहस नहीं करेंगे अगर गुणी होंगे, गुणी होंगे तो पता होगा कि उसमें और इसमें अंतर है, उसमें और इसमें एक अंतर है। लेकिन मैंने आपको बताया, अंग्रेजों के भारत में विस्तार हेतु, भारत में अंग्रेज इतना फैल जाएं, उसके लिए सहायक बहुत बड़े लेवल पे बना ये प्री एग्जिस्टिंग बैंकिंग और कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो भारत में अंग्रेजों की एक कंपनी के रूप में एक सफलता का बड़ा कारण, अच्छा सवाल बताओ मुझे यार, तुम लोग कभी दिल से सोचो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सफलता, ध्यान से सोचना, ये सफलता अफ्रीका में क्यों नहीं मिली, अफ्रीकी मुल्कों में क्यों नहीं मिली? बताओ, सीधे सीधे वहाँ पर शासकों के रूप में क्यों चढ़ाई कर गए लोग? यहाँ पे तो उद्योग धंधों के रूप में आए और चले भी और अंत तक रहे भी, लेकिन वहाँ पर सिस्टम क्या था? स्लेव खरीदे और बेचे शासक। वहाँ पे लोकल जो कबीले हैं उनको कंट्रोल में कर में उनका कोकोआ ले लिया और उनके बीज ले लिए, उनकी फसलें ले ली। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे? फुल फ्लेजेड ट्रेड एंड कॉमर्स। भारत में बसी एक सभ्यता और उस सभ्यता के तहत विकसित हुआ बड़ा सारा व्यापारिक तंत्र। अंग्रेजों को केवल भारत से रिसोर्सेज मिले हैं, ये एक बहुत ही छोटी पिक्चर है। अंग्रेजों को भारत में बसा बसाया संपन्न ट्रेडिंग नेटवर्क मिला है, ये बड़ी बात है। उन्होंने ऑलरेडी इस्टेब्लिश ट्रेडिंग नेटवर्क पे सिर्फ ला करके अपना मेन खुट्टा गाड़ दिया और वो पूरे ट्रेडिंग नेटवर्क पे कंट्रोल हुआ, तभी ब्रिटेन इतना समृद्ध हुआ। सिर्फ और सिर्फ किसी राष्ट्र के संसाधनों पर कंट्रोल करके कोई इतना समृद्ध नहीं होता। उस राष्ट्र के साथ अगर जुड़ा हुआ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग सिस्टम, एक हाईली कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सिस्टम और एक ट्रेडिंग कम्युनिटी मिल रही है बोनस में, तो फिर उनके मंसूबे रातों रात कामयाब होते हैं। इसलिए यहाँ पर आने के बाद रातों रात फैक्ट्रियाँ लग गई गोदाम, क्योंकि फैक्ट्रियों तक माल लाने और फैक्ट्रियों से पानी के जहाज़ों में माल चढ़ा के भेजने का तंत्र पूरा था भाई। तंत्र नहीं होता तो पहले यहाँ बैठ के देखते रहते, बाजारों गाँव से माल कैसे आएगा फैक्ट्री तक, कौन से समूह है जो लेके आएंगे। आते पहले गाँव वासियों को बताते ऐसा करो, माल बनाओ माल। देखो एक सीधी सी बात करता हूँ, आज की डेट में अमूमन ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है नशे के पदार्थों में, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चीज़ है ना, जो माल खाता है उसी को पता ना माल क्या है। उसके पास बगल में जाके इतना से हो गया माल है चक्का, कितना काम आसान हो गया, 2 सेकंड की कॉन्वर्सेशन। लेकिन अनजान बंदे को जाकर माल है, ओए क्या माल है, माल ओए कोई माल मोल नहीं है। फिर उसको सिखाएंगे, सोचो उसको सिखाना, इधर आ बताते हैं तेरे को माल क्या होता है। सीख सूख के हो सकता है वो कह दे मैंने नहीं लेना माल या मैंने नहीं लाना माल, वो कहें तो गांव में जाएं लोगों को सिखाएं एक व्यापार होता है, हैं?
हम तो सुने चिड़िया होती है। चिड़िया तो होती है बेटा, एक व्यापार भी होता है, सामान होता है, एक सामान, गुड्स सर्विसेज, मंडी बाजार होता है। कहते भाई चलो, यहाँ बैल होता है, उसके 2 सींग होते हैं, चाहिए? नहीं, चलो निकलो फिर। तो यहाँ आए, जैसे ही कहते एक बाजार होता है, एक सामान होता है, नत्थु कोट्टाई चेतियारों ने सुन लिया। कहते क्या एक बाजार एक सामान, इधर आओ। वैश्यों ने सुन लिया, बोहरों ने सुन लिया, जैनियों ने सुन लिया, पारसियों ने सुन लिया। कहते एक बाजार एक सामान, सब है, इधर आओ दिखाएं तुमको। इधर अंदर खुलो, गोपचे में सारा पड़ा है माल, गोदाम बने हुए हैं। कहते कैसे पहुंचाते हो? अरब पहुंचाना है हमको माल, हमें केप ऑफ गुड होप से ब्रिटेन पहुंचाना है। कहते 2 दिन में पर्ची